नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले सबसे बड़ी सबसे खास चर्चा होगी जो प्रधानमंत्री ने कल एक महत्वपूर्ण बात कही कि परिवार नहीं, अब राष्ट्र की प्रेरणा को मिल रहा है सम्मान। इसके क्या मायने हैं, प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया है, इस पर बात करेंगे क्योंकि कल लखनऊ में प्रधानमंत्री ने यह बड़ी बात कही थी। तो इस पर खास चर्चा। और इसके बाद बात करेंगे कि दक्षिणी राज्य कर्नाटक, वहां पर जो सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान चल रहा है, ये दिल्ली में कांग्रेस आला कमान की सरदर्दी बन गया है, क्योंकि कर्नाटक सत्ता संघर्ष अब आला कमान की सरदर्दी बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसके बाद एक चिंताजनक खबर जो पड़ोसी देश बांग्लादेश से आ रही है। कल भी वहां पर एक और हिंदू युवक की लिंचिंग करके हत्या कर दी गई। एक सप्ताह के अंदर यह दूसरी हत्या है इस तरह की भीड़ के द्वारा। तो लगातार यह अत्याचार हो रहा है, इस पर भी उठाएंगे आवाज, करेंगे बात। तो होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस पर गुरु गोविंद सिंह जी के वीर साहिबजादों को किया नमन। कहा, वीर साहिबजादे भारत का गौरव, अदम्य साहस और शौर्य की पराकाष्ठा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त बच्चों से किया संवाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहादुर बच्चों को प्रदान किए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। कहा, वीर साहिबजादों की शहादत से भारत के युवा लें प्रेरणा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का किया उद्घाटन। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस विजन के तहत उभरते खतरों से निपटने पर हो रहा है विचार विमर्श। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर हमले जारी। चट्टोग्राम जिले के रौजान में हिंदू परिवारों के घरों पर आगजनी। 5 दिनों में 6 परिवारों को बनाया गया निशाना। परिवारों में दहशत का माहौल। और कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन का मामला पहुंचा आला कमान के पास। सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचे। कहा, राहुल गांधी तय करेंगे सीएम पद पर रहेगा कौन। शर्तों के हिसाब से 2.5 साल पूरे कर चुके हैं सिद्धारमैया, तो डीके शिव कुमार ने भी फैसला आला कमान पर ही छोड़ा। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे जो प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही है, और वो बड़ी बात उन्होंने कही कि परिवार नहीं, अब राष्ट्र की प्रेरणा को मिल रहा है सम्मान। तो पहले ये पूरी रिपोर्ट देख लीजिए, फिर इस पर करेंगे खास चर्चा। ये मौका था राष्ट्र के गौरव का, ये मौका था राष्ट्र के लिए तन मन धन समर्पित करने वाले राष्ट्र नायकों के सम्मान का। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के मौके पर पहली बार संपूर्ण राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाकर लोगों ने भारत की विविधता में एकता का यशोगान किया। मौका था देश के ऊपर सर्वस्व न्योछावर करने वाले महानायकों की भव्य मूर्ति के अनावरण का। पीएम मोदी ने कहा, एक देश एक विधान एक निशान का प्रण लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान देना स्वीकार किया। बीजेपी की सरकार आई तो उसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करते हुए आर्टिकल 370 की दीवार को ढहाकर पूरे देश में एक संविधान लागू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एक परिवार ने देश को बंधक बना रखा था, भाजपा की सरकार ने उसे आजाद कराया है। उन्होंने कहा कि परिवारवाद की राजनीति की एक विशिष्ट पहचान होती है, वो असुरक्षा से घिरी होती है। इसी कारण परिवार वाले में दूसरे की लकीर को हमेशा छोटा करने की प्रवृत्ति होती है। इसी सोच ने भारत में राजनीतिक छुआछूत का भी चलन शुरू किया। साथ ही पीएम ने कहा कि भाजपा ने हर किसी के योगदान को सम्मान दिया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा दिल्ली के कर्तव्य पथ पर है। अंडमान में नेताजी ने जहां पर तिरंगा फहराया वहां उनकी प्रतिमा है। कोई नहीं भूल सकता है
कि अंबेडकर की विरासत को मिटाने का प्रयास किया गया था। दिल्ली के शाही परिवार ने इसे मिटाने का प्रयास किया था और यहां पर यानी उत्तर प्रदेश में सपा ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन भाजपा ने इसे मिटने नहीं दिया। उन्होंने कांग्रेस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि आजादी के बाद पटेल के काम और कद दोनों को कमतर करने का प्रयास किया गया, मगर यह भाजपा है जिसने सरदार साहब को वो मान सम्मान दिया जिसके वो असली हकदार थे। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं यूपी से सांसद हूं, पीएम ने कहा। यूपी के मेहनतकश लोग एक नया भविष्य लिख रहे हैं। आज यूपी की चर्चा विकास के लिए होती है। यूपी पर्यटन के मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम, दुनिया में यूपी की नई पहचान बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, प्रेरणा स्थल में लगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं हमें नई ऊर्जा से भर रही हैं। लेकिन हमें यह नहीं बोलना है कि आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय में अनेक पूर्व प्रधानमंत्रियों को नजरअंदाज कर दिया था और इस स्थिति को भी भाजपा और एनडीए ने ही बदल डाला। उन्होंने कहा, पिछले 11 वर्षों में भाजपा और एनडीए सरकार के कार्यकाल में नरसिम्हा राव जी और प्रणब बाबू को भारत रत्न दिया गया। यह हमारी ही सरकार है जिसने मुलायम सिंह यादव जी और तरुण गोगोई जैसे अनेक नेताओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया। सवाल यह भी है कि ऐसे जननायक जिन्होंने समाज में एक चेतना पैदा की, उन्हें इतिहास में पीछे धकेल दिया गया था। समाजवादी चिंतक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें लोग जननायक का सम्मान देते थे, लेकिन इतिहास ने उन्हें भुला दिया था। पीएम मोदी ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करके उनकी प्रेरणा को समाज के लिए सामने लाया। आजादी के लिए मर मिटने वाले ऐसे सैकड़ों गुमनाम नायकों ने याद करने की देश ने कभी जरूरत ही नहीं समझी उनके बारे में। भारत का इतिहास देश की आजादी में कुछ लोगों के योगदान तक ही अपने को सीमित रखा, लेकिन इस दौर में देश ने उन अमर बलिदानियों को न केवल याद किया, बल्कि आज वे नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बने हैं। वजह, परिवार की सत्ता में अपनी लकीर बड़ा रखने के लिए दूसरी लकीरों को मिटाने की चेष्टा काफी तीव्र रहती है। सबका योगदान, सबका सहयोग ही सबका साथ, सबके विकास का आधार है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमीन पर उतारकर दिखाया है। तो आज वीर बाल दिवस भी है, तो इस मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के बाद भी दशकों तक गुलामी की मानसिकता बनी रही और सच्चाई को दबाने की कोशिश की गई। आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता हावी रही। जिस गुलामी की मानसिकता का बीज अंग्रेज राजनेता मैकाले ने 1835 में बोया था, उस मानसिकता से देश को आजादी के बाद भी मुक्त नहीं होने दिया गया। इसलिए आजादी के बाद भी देश में दशकों तक ऐसी सच्चाइयों को दबाने की कोशिश की गई। लेकिन साथियों, अब भारत ने तय किया है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी ही होगी। अब हम भारतीयों के बलिदान, हमारे शौर्य की स्मृतियां दबेगी नहीं। अब देश के नायक नायिकाओं को हाशिए पर नहीं रखा जाएगा और इसलिए वीर बाल दिवस को हम पूरे मनोभाव से मना रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये बातें आज कही थी और कल एक और बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही थी लखनऊ में। पीएम मोदी ने कल लखनऊ में अपने संबोधन में कहा कि आजादी के वर्षों बाद भी एक ही परिवार का वर्चस्व देश पर रहा।
आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी, किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली सड़क चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। हमारी सरकार मां भारती की सेवा करने वाली हर अमर संतान, हर किसी के योगदान को सम्मान दे रही है। तो प्रधानमंत्री की बात कांग्रेस को चुभी। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने याद दिलाया कि एक वो भी समय था जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अटल जी के उपचार के लिए उन्हें अमेरिका भेजने में सहायता की थी। कौन सा अपमान कर दिया? अटल जी का इलाज कराने राजीव गांधी जी ने उनको विदेश भेजा था। इन्हें अकल है? कुछ पढ़ा है इन्होंने अपने ही इतिहास के बारे में, अपनी पार्टी के इतिहास के बारे में? सुनते अटल जी क्या कहते थे राजीव जी के बारे में। अपमान इन्होंने अडवाणी जी का किया है, अपमान इन्होंने मुरली मनोहर जोशी जी का किया है, थोड़े दिनों में राजनाथ जी का भी करने वाले हैं, गडकरी जी का भी करने वाले हैं। लाइन में है ये सब, सिलेक्ट करेंगे किस किस का करना है। इनके अपने तो कोई नायक है नहीं, न थे, न है, न रहेंगे। इनके यहां नायक नहीं है, इनके यहां खलनायक हैं, इसलिए नायक हमसे लिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री की बात ऐसा लगता है कि सीधे कांग्रेस को जाकर के लगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें की थी। आज उसी बात पर चर्चा करने के लिए, आज जो प्रधानमंत्री ने वीर बाल दिवस पर भी बोला है और कल लखनऊ में भी बोला था, इसी पर आज हम खास चर्चा कर रहे हैं। उसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता, बहुत बहुत स्वागत अजय जी। और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं चर्चा की शुरुआत कर देता हूं। विनोद जी, कल प्रधानमंत्री ने पहले बात की लखनऊ में और आज भी बड़ी बात की, लेकिन जो प्रधानमंत्री ने संदेश दिया, और प्रधानमंत्री लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि गुलामी की मानसिकता को अगले 10 सालों में खत्म कर देना है। 1835 में मैकाले ने यह मानसिकता दी थी और 2035 में 200 साल पूरे हो जाएंगे, तो 10 साल में उसको खत्म करना है। लेकिन साथ ही यह भी कहा प्रधानमंत्री ने कि बहुत सारे महापुरुषों को नजरअंदाज किया और हमारी सरकार जो है वो नरसिम्हा राव, प्रणब मुखर्जी, मुलायम सिंह, तरुण गोगोई, विपक्ष के नेताओं को भी सम्मानित करती है और हमने किसी को नजरअंदाज नहीं किया। सीधा कांग्रेस को यह बात जाकर के चुभी। लाल जी, मैं अभी आपकी रिपोर्ट में जो पवन खेरा जी का सुन रहा था, तो उन्होंने कहा ये हमारे ही जो महापुरुष हैं उसको बीजेपी जो धीरे धीरे अपना रही है। महापुरुषों के सम्मान की बात जब है तो मैंने कल कुमार विश्वास का सुना, तो कुमार विश्वास कह रहे थे कि महापुरुष तो आपके पुरखे में से तो सरदार पटेल भी थे, आपने उनको बाहर बैठा दिया। और जब सरदार पटेल को आपने बाहर बैठा दिया तो जाहिर सी बात है कि आपके उन पुरखों को बीजेपी ने सम्मानित किया और उनको अंदर ले आया। तो भाई आपको कौन मना किया था? कांग्रेस पार्टी को किसने मना किया था कि तुम सरदार पटेल के उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व को सम्मानित करो? किसी ने तो आपको रोका नहीं था। लेकिन आपकी ये छोटी सोच थी कि परिवार से आगे आपने लाइन खींची ही नहीं जी। और जिस कारण से आप आज देखिए कि जो पीएम आज वीर बाल दिवस पे बता रहे थे, पूरे हिंदुस्तान को समझना चाहिए। हमने आपने अपने पाठ्यक्रमों में कभी भी उन वीर साहबजादों को नहीं सुना, हमने नहीं पढ़ा। हमने बाबा फतेह के सिंह का नाम पहली बार सुना है, इन वर्षों में सुना है। तभी ना मैकाले और उस वाले पूरी संस्कृति क्यों हुआ भाई? इस देश, ये देश आज वीर बलिदान दिवस मना रहा है, क्या हमारे नई पीढ़ी को नहीं जानना चाहिए कि गुरु गोविंद सिंह के जो ये पुत्र, जो साहबजादे थे, उन्होंने क्या अमर बलिदान दिया था भारत की अपनी सभ्यता, परंपरा और
निष्ठा और भारत की जो अपनी मूल भाव है उसके सम्मान के लिए। तो ये आपने नहीं पढ़ाया। जो पीएम ने बात कही है वो बड़ी लकीर खींची है कि आप उसी मैकेले की जो बनाई गुलामी मानसिकता थी, पार्टी ने अपने परिवार को बचाने के लिए आप वही चीज बनाते रहे। उससे बाहर के लोगों को आपने कभी भी कद बढ़ने नहीं दिया, कभी भी सम्मानित नहीं किया। आज आप ये देखिए लखनऊ का जो ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, उसमें अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक भव्य मूर्ति अगर देश ने देखा, देश के लोगों ने कब सुना कि एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, एक देश एक विधान एक निशान को लेके बलिदान हो गए। कश्मीर में उनकी मौत हो गई, चाहे जो रहस्यमय मौत की बात कर रही है, अभी तक उसका पर्दा नहीं खुला। लेकिन आज अगर आर्टिकल 370 को दीवार गिरा कर अगर पीएम ने कहा कि पूरा संविधान देश में लागू है, तो ये गौरव का सम्मान तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मिलना चाहिए था। बिल्कुल, और वो नहीं मिला था। वही सम्मान देने तो का ये काम सारी चीजें जब आप देखते हैं कि आप जब देखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को भारत सम्मान मिला, भारत रत्न मिला, देश का सबसे बड़ा सम्मान मिला, उस जननायक को तो आप इतिहास से कुरेद के बाहर निकाल दिए थे। तो ये सारी चीजें जब आप देखते हैं तब आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास जो है उस आदर्श में भारत के वीर नायकों का, बलिदानियों का, स्वतंत्रता सेनानी के नायकों का जो इस दौर में सम्मान मिला है, लोगों ने उनका सम्मान देखा है, उससे प्रेरणा को जो लिया है, वो मुझे लगता है कि एक बड़े लकीर खींचा है जो गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर निकाला है। ठीक है, ठीक है। प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने और उनकी सरकार ने कुछ ऐसा कर दिखाया है। अजय वर्मा जी, मुझे ये बताइए कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, फिर नरसिम्हा राव, मुलायम सिंह जी, तरुण गोगोई जी जैसे नेताओं को सम्मानित किया है, कर्पूरी ठाकुर जैसे नेताओं को सबसे बड़ा सम्मान दिया है, ये चीज तो कांग्रेस भी कर सकती थी, और तब जाकर के आज बीजेपी को ये मौका नहीं मिलता कि वो कांग्रेस पर इस तरह के सवाल उठाए। तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस से कहीं ना कहीं इतिहास में वैसी चूक हुई है जिसकी वजह से कि आज बीजेपी को, प्रधानमंत्री को यह कहने का मौका मिल रहा है? नमस्कार लालचंद जी। नमस्ते लालचंद जी, ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। इसलिए प्रयोग है कि 84 से पहले आपको पता हो भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी स्वर्गीय और लालकृष्ण आडवाणी जी। ठीक है, इन्हें अपना कुनबा बढ़ाना था, जैसे आज इन्होंने अपना कुनबा बढ़ाया है। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को लिया उठा के कांग्रेस से, तो पोर्टल से नाम साफ करा, अपने यहाँ ले लिया। शुभेंदु अधिकारी को बनारस से, कलकत्ता से लिया, पोर्टल से सीबीआई से नाम ईडी से हटाया, अपने यहाँ ले लिया। अजीत पवार को महाराष्ट्र से लिया, मतलब पूरे देश से, चूंकि इनकी अपनी प्रोडक्शन कुछ नहीं थी, ना इनके अपने कोई नेता थे, इन्हें जरूरत थी अपने कुनबा बढ़ाने की, तो इन्होंने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का बेजा इस्तेमाल करते हुए इन्होंने कहा कि अपने कुनबे को बढ़ाइए। ये हम लोग सवाल से थोड़ा डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं अजय जी? नहीं, डाइवर्ट नहीं हो रहे। मैं सही आपको जवाब दे रहा हूँ आपके सवाल का। दूसरा, अभी विनोद जी बड़े सम्मानित एडिटर इन चीफ हैं, लेकिन ये देश के करोड़ों सिखों का अपमान कर रहे हैं, करोड़ों सिखों का। इन्होंने कभी फतेह सिंह के बारे में और पंच प्यारे के बारे में देखा और पढ़ा नहीं कि हर साल जुलूस निकलता है पूरे देश के हर बड़े शहर में, चाहे वो बुलंदशहर हो, उत्तर प्रदेश हो, गाजियाबाद हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हरियाणा हो। लेकिन चूंकि ये भी उसी लिखी हुई किताब को जो जोशी जी दे देते हैं उसे ही पढ़ते हैं, और ये कहीं नहीं पढ़ेंगे। अब परिवार आपने एनसीईआरटी में कितना पढ़ा था इसके बारे में सर? क्योंकि मैं खुद इस बात का गवाह, इस बात की मैं गवाही दूंगा, इस बात की मैं खुद गवाही दूंगा कि मुझे भी काफी बाद में ये सब चीजें पता चली। सर आप बताइए, आपने एनसीईआरटी में कभी इसको पढ़ा? मैंने एनसीईआरटी की तो बात ही नहीं, और मैंने तो प्रैक्टिकल बात करी है, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ जो मैं देखता हूँ। इसका मतलब चश्मा, अब जब चश्मा भाजपा का चढ़ जाएगा तो कुछ दिखाई नहीं देगा देश। अब परिवार बात पे आ जाइए। मेरे पास एक ये फोटो है, 36 इसमें फोटो है, 36। और नाम गिनाता हूं परिवार बात के। आप कहेंगे कोई विधायक है, कोई सांसद है, यही टाइप का ना? उनके पुत्र जय, हाँ मैं समझ गया, राजनाथ सिंह। आप चाहते हैं कि राजनेता के जो संतान होते हैं, संतानें होती हैं, वो राजनीति में आए ही नहीं, आप चाहते हैं? सर मैं अभी जवाब दे रहा हूँ, इसी का पूरा सुन तो लीजिए। फडणवीस साहब, उनका बेटा फडणवीस साहब, धूमल साहब, उनके बेटे अनुराग साहब, मतलब मैं 36 नाम गिनाऊंगा। बात आ गई, लिस्ट रहने में भी आ जाइए, बात आ गई, लिस्ट रहने दीजिए। हाँ,
जितिन राम मांझी, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी समधन, उनके समधी उपेंद्र कुशवाहा। ठीक है, आप जो बात कहना चाह रहे थे आगे। लालचंद जी, हु कैन सर्वाइव प्लीज, हु कैन सर्वाइव? बेस्ट कैन सर्वाइव ना, जो बेस्ट होगा वही तो सर्वाइव करेगा, वही तो आगे बढ़ेगा। गोल्ड मेडल या जीतेगा कौन? जो बेस्ट होता है, जो बेस्ट होता है, जो बेस्ट होता है। मैं आप यहाँ इतने बढ़िया एंकर हैं पूरे उसमें, आप सर्वाइव करते हैं, बेस्ट है, इसलिए तो एंकर हैं। विकल्प हिंदुस्तान में कांग्रेस को और कांग्रेस के परिवार को बेस्ट माना गया, लेकिन मैं जो जिम्मेदारी संभाल रहा हूं ना सर, वो किसी परिवारवाद की वजह से नहीं संभाल रहा हूं। मेरे पिता किसान थे। आप देखिए, आपने उसमें क्या फर्क था? आप सरकारी में है, वो सरकार थे। सरकारी और सरकार, मात्रा हटा दीजिए, ठीक है, मात्रा। अब आप आ जाइए बेस्ट कैन सर्वाइव, तो जो बेस्ट था, जो जनता, इसीलिए आप ऐसा करते हैं। ठीक है, आपका आ गया तर्क। अब मैं दूसरे राउंड में आपके पास आता हूं सर, दूसरे राउंड में आऊंगा। 10 सेकंड में आपको क्या दिक्कत है कि आप 11 साल ही हुए हैं ना, आपका पोल और ढोल खुलने लग रहा। अरावली की पर्वत आप पूरे के पूरे नाम, वो देखिए फिर अरावली लेकर आ गए। अब मुझे कौशल जी के पास जाने दीजिए। फिर ओके, अड्डे बेचे दे रहे हैं, मुद्दे पर रहिए सर, बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं। अरावली पर भी किसी दिन बात कर लेंगे। अभी कौशल जी के पास आपके 11 साल की उपलब्धि है। अब रुक जाइएगा अजय जी, रुक जाइएगा। कौशल जी, अजय जी के तर्क ये आए हैं, अजय जी के ये तर्क आए हैं कि देखिए, आपने जो है, आपके पास अपनी लेगेसी नहीं थी तो दूसरे जगह से लोगों को लाए, और आपके यहां भी तो परिवारवाद है। बताइए कौशल जी। अब रुक जाइएगा अजय जी, रुकिए। पहले तो अजय जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये कह रहे थे कि जिसमें मेरिट होगी वही सक्सेसफुल होगा। हमारा लोकतंत्र पार्टियों पर डिपेंडेंट है, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी चलाने वाले परिवार हैं या अध्यक्ष होते हैं, वही देश की सत्ता पर काबिज होते हैं। अगर आप किसी चाय वाले को लोकसभा का टिकट ही नहीं देंगे तो वो कैपेबल है या नहीं कैपेबल, ये पता कैसे चलेगा? कांग्रेस ने तो हमेशा से यही किया है ना। आप ये देखिए, लोकतंत्र की दीमक की तरह है हमारा परिवारवाद, जिस परिवारवाद की कांग्रेस बात कर रहे हैं। और मैं जो उन्होंने बताया, जो एग्जाम्पल दिए, मैं ये पूछना चाहूंगा अजय वर्मा जी, जितने नाम आप अपने गिना रहे थे कि इस परिवार से ये, इस परिवार से ये, इस परिवार से ये, आपने देश के आजाद होने के बाद करीब 65% समय, लगभग 50 साल से ज्यादा राज किया था। आप एक कानून बना देते कि एक परिवार से एक ही आदमी राजनेता बनेगा, तो उस गांधी परिवार खत्म हो जाता। मैंने वो सवाल पूछा उनसे, कौशल जी, मैंने वो सवाल पूछा। अब बात आती है, हम परिवारवाद कहते किसको हैं? जब एक ही परिवार के लोग, कांग्रेस के प्रेसिडेंट और आज आला कमान, जिसमें राहुल गांधी जी आते हैं, सोनिया जी आती हैं, और शायद अध्यक्ष इस मॉडल का सवाल, कौशल जी, इस मॉडल का सवाल आपके कुछ सहयोगी पार्टियों के नाम के तौर पर उन्होंने आपसे पूछा है कि आपकी सहयोगी पार्टियों में यही मॉडल है? कुछ पार्टियों में आगे, तो हमारी पार्टी में नहीं है। नहीं, आपकी सहयोगी पार्टियों में, एनडीए की जो पार्टियां हैं। भाई लोकतंत्र है, सहयोग तो लेना पड़ेगा ना। कांग्रेस की पार्टी के बाद कांग्रेस सभी चीज की जननी है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। जब जितनी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे इनके में हो, एनडीए में हो, चाहे यूपीए में हो जी, इन्होंने देखा कि पार्टी तभी सर्वाइव करती है जब परिवारवाद को पोषित किया जाता है। तो उन्होंने वो फार्मूला तो कांग्रेस से ही लिया है ना। समाजवादी पार्टी के 38 लोग राजनीति में है, आरजेडी के करीब 16 लोग राजनीति में है, एनसीपी का पूरा कुनबा शरद पवार का है, वो ऐसे ही कॉन्फ्रेंस का, ऐसे ही वो जीतन राम मांझी की पार्टी, चिराग पासवान जी की पार्टी को गिना देते हैं। सीखा तो आपसे ही है ना, यही तो हम भी कह रहे हैं। इसको पोषित करने वाली तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने अपने 100 साल के इतिहास में यह दिखाया कि अगर हम परिवारवाद को पोषित करते रहेंगे तो हमारी पार्टी जरूर स्टेबल रहेगी। तो उन्हें पार्टी का डर है। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी की बात, 2000 से लेकर के आज तक के अध्यक्ष के नाम, अभी कार्यकारी अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी बने हैं। किसके बेटे हैं? कोई जानता नहीं जानता। जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, नितिन गडकरी जी, अडवाणी जी, वेंकैया जी, कृष्णमूर्ति जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी। आप बताइए, क्या ये एक परिवार के हैं? ये है हमारे आला कमान। ठीक है, लौटता हूं मैं आपके पास, क्योंकि हमारा लोकतंत्र को आपने जिस तरीके से गिरवी रख दिया है परिवार के नाम पे, उसे परिवारवाद कहते हैं। अजय वर्मा जी,
आपका परिवार नहीं है, इसीलिए आपको शायद नेता का यानी टिकट कि नहीं मिलता है। आपकी सहयोगी पार्टियों में जो परिवारवाद है उसके लिए भी आपने कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया कि उन्हीं से सीखा है, यही हमारी ना? सबसे पुरानी पार्टी ठीक है, हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी लौटता हूं मैं। और हम उसका विनोद, सम्मान करते अजय जी हैं। आ रहा हूं थोड़ी देर में, और अजय जी बस थोड़ी देर में राजनीतिक विनोद जी की एक तौर पे टिप्पणी लोग लीजिए। उनसे 10 सेकंड 10 सेकंड अच्छा 10 सेकंड बोल लीजिए, बोलिए अजय जी बोलिए। कितना झूठ, बार बार बोलो, रोज बोलो झूठ। नितिन नवीन साहब अपने पिताजी का नाम नवीन लगाते हैं, 4 साल वो इनसे पहले एमएलए थे। नितिन नवीन साहब जो हैं बांकीपुर से, 4 झूठ बोल रहे हैं कि किसके बेटे हैं? अरे भाई छोड़ो भैया। अरे बाबू, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या राजनेताओं की संतानों की राजनीति में एंट्री पर जो है रोक लगा दी जाए? अजय वर्मा जी, इसके फेवर में है क्या? ठीक है, मैं लौटता हूं। अब आप दोनों रुक जाइएगा। विनोद जी, विनोद जी, परिवार का मुद्दा, परिवारवाद का जो मुद्दा है, रुक जाइएगा। कौशल जी रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ, लौट के आ रहा हूँ। सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए। अच्छा, सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए। बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आज मैं राहुल गांधी से चैलेंज करके पूछता हूं, क्या वो ऐसा कानून बनाने के लिए सरकार के लिए तो आगे बढ़ेंगे? ठीक है, मैंने ये सवाल पूछ अगले लिया। परिवार को आलेगा को टिकट नहीं मिलेगा। ठीक, भारतीय जनता पार्टी तैयार होगी, क्या कांग्रेस में हिम्मत है? ठीक है, आप तैयार हो जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी तैयार रहेगी, इसके लिए क्या? लेकिन मुझे लगता है ये फेयर बात नहीं है। ये फेयर बात नहीं है। कोई राजनेता की संतान है तो आप क्या राजनीति में उसकी एंट्री बिल्कुल रोक देंगे? मुझे लगता है ये फेयर बात नहीं, ये सही बात नहीं है। अगर कोई काम करना चाहता है राजनीति में तो करना चाहिए। नितिन नवीन का उन्होंने उदाहरण दिया, हम जानते हैं नितिन नवीन किस तरह से राजनीति में आगे बढ़े हैं, हम जानते हैं उस बात को। ठीक है, शुरुआती एंट्री में उनको जरूर मदद मिली होगी अपने पिताजी की वजह से, लेकिन नितिन नवीन को मैं भी व्यक्तिगत रूप से उनके काम को मैंने देखा हुआ है। लालचंद जी, विनोद जी, इनके परम उत्तराधिकारी आने वाले हैं। रोहन गांधी का नाम बदल दिया गया है। विनोद जी, परिवारवाद का जो मुद्दा प्रधानमंत्री जी ने उठाया वो तो एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में उठाया कि भाई आपने बात सिर्फ आजादी के बाद की नहीं है, आजादी के पहले भी जिन बड़े बड़े नेताओं का योगदान रहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, उन लोगों को भी, डॉक्टर अंबेडकर, उन लोगों को भी एक परिवार की वजह से वो सम्मान, वो कद नहीं मिला जिसके वो असली हकदार था। तो प्रधानमंत्री ने तो एक बड़े दायरे में इस सवाल को उठाया है। पहले तो मैं अजय जी को धन्यवाद करूंगा कि मुझे तो एडिटर इन चीफ बना दिया। अच्छा, तो सलाहकार संपादक तो आप हैं ही, कंसल्टिंग एडिटर, चलिए ठीक है। बनाया तो मैं उसके लिए तो कम से कम धन्यवाद करूंगा अजय जी आपका। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि जब आप ये बात परिवार की बात कहते रहे थे और 26-27 नाम का गनाया, तो मैं भी एक में संयोग या प्रयोग देखूं, जो बात आप कह रहे थे अजय जी कि ये भी एक संयोग या प्रयोग है कि गांधी परिवार के 3 लोग अभी संसद में हैं। सोनिया जी भी हैं, राहुल जी भी हैं, प्रियंका जी भी हैं। इसको आप संयोग ही मान लीजिए, जो भी मान लें, ठीक है। मैं ये भी संयोग मान लूं कि ये परिवार के ही पीडीए जो आजकल अखिलेश जी चला रहे हैं, उस पीडीए के 6 सांसद अभी परिवार से ही हैं। टोटल तो 2-3 दर्जन है जो भी, तो सिर्फ परिवार से ही है। आपको नाम गिनने तो आप हमसे ज्यादा उन लोगों को जानते हैं और करीब हैं। तो ऐसे अगर आप ये देखें कि डीएमके को आप ये देखिए, आप इस तरह से देखें तो शरद पवार के पार्टी को देखिए, इन सारे लोगों को देखिए, तो ये बात जो पीएम ने कही है, मैं जो कह रहा हूं, जो लकीर की बात कह रहा हूं, उसको ये सिर्फ नकारने से काम नहीं चलेगा। ये संकीर्णता की सोच की बात है। उस सोच को पीएम ने कहा है कि आप सिर्फ मिटा रहे हैं लकीर दूसरे की, आप किसी दूसरे के काम की तारीफ नहीं कर सकते हैं। ये भाव की बात पीएम ने कही है कि अगर मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण का सम्मान मिला है इस सरकार में, तो वो भाव उसको मिटाया नहीं है, उनके चीजों को। तरुण गोगोई को नहीं मिटाया है, नरसिंह राव का जो योगदान है या डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का योगदान है, उसको इस गवर्नमेंट ने सराहा है। ये दिल दिखाने की बात है कि प्रधानमंत्री आवास जिसकी बात करते थे म्यूजियम में, उसमें सिर्फ नेहरू जी एकमात्र पीएम हुए इस बिल्कुल, जिसको कि प्रधानमंत्री उसमें, और इस देश में अगर थोड़े ही समय के लिए चरण सिंह हुए, तो क्या उनके व्यक्तित्व को जानने का मौका नहीं मिलना चाहिए? मोरारजी देसाई को नहीं मिलना चाहिए? देवेगौड़ा जी को नहीं मिलना चाहिए? गुजराल साहब को नहीं मिलना चाहिए? ये क्या बनाया है देश को आपने? ठीक है, एक परिवार के खांचे से अलग आपने इस देश को आने नहीं दिया। ये जितनी भी चीजें आपकी फिलोसफी है जी, ये जितने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म की बात आप करते हैं ना, सिर्फ परिवार के लिए है। ठीक,
मैं उस आ रहा लकीर को पीएम ने तोड़ा है। बिल्कुल, ये उसको तोड़कर बात दिखाया आज है और सवाल भी उठाया है। मैं इस Definitely। पहलू पर आऊंगा आप सभी के पास एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा, छोटा सा ब्रेक, छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, आप सभी बने रहिएगा। ये आवाज है देश के उन कारीगरों की जिनके हाथ बनाते हैं हमारा जीवन आसान। पीएम विश्वकर्मा योजना के आने से मिल रही है हर विश्वकर्मा को एक नई उमंग, एक नई पहचान। मैं चाहता हूं विश्वकर्मा समाज इन पारंपरिक कार्यों में लगे लोग केवल कारीगर बनकर न रह जाए, बल्कि मैं चाहता हूं वे कारीगर से ज्यादा वो उद्यमी बने, व्यवसायी बने। ये योजना एक शुरुआत है गुरु शिष्य परंपरा की डोर मजबूत बनाने की, हुनर को नए पंख देने की और हर सपने को सच करने की। अधिक जानकारी के लिए pmvishwakarma.gov.in पर जाएं। पीएम विश्वकर्मा योजना, सम्मान, सामर्थ्य, समृद्धि। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो बड़ा मुद्दा उठाया है कि एक परिवार के लिए बाकी सबको गौण रखा गया, उन लोगों को उनका उचित सम्मान नहीं मिला। इसी पर जुड़ रहे हैं हमारे सारे जो मेहमान हैं, वो जुड़े हुए हैं। सीधे मैं अजय जी के पास चलता हूं, आपके पास कौशल जी बाद में। आप सत्ता पक्ष है ना, तो आप बाद में आपके पास आऊंगा, पहले विपक्ष की आवाज आनी चाहिए। हाँ अजय जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री साहब बड़े सम्मानीय हैं। अब जब टेलीप्रॉम्प्टर हट जाता है तो मुझे नहीं पता चलता फिर क्या होता है। मुझे नहीं पता, इन्होंने जो मैकाले की बात करिए, टॉमस वेबिंगटन मैकाले एक ब्रिटिश इतिहासकार और राजनेता थे जिन्होंने 1839 और 1941 1900 में पैदा हुए थे और बाद में जाके 65 में उनके करीब डेथ हुई थी। उन्होंने इसका किस परिप्रेक्ष्य में जिक्र करा है, वो तो इतिहासकार थे और राजनेता थे। उनकी अगर पढ़ते कि भाई उनकी बहुत सारी, आप केवल अपने मतलब की एक चीज निकाल के उनकी बात रख देंगे और 99 चीजें हटा देंगे जो उन्होंने इतिहासकार के और इतिहास के और उसके बारे में लिखी। जो संदर्भ हमने समझा वो रखें, जो संदर्भ प्रधानमंत्री कहना चाह रहे थे, क्योंकि आपने उस पर सवाल उठाया है। मैं कर रहा हूं। आप ही बोलिएगा, फिर मेरे बात रख। मैं कह रहा हूं आप ही बोलिएगा। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने मैकाले का नाम इसलिए लिया क्योंकि भारतीयता, भारतीय पद्धति को नष्ट करने का आरोप मैकाले पर है कि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था दी जिसको हम फॉलो करते रहे, 200 साल लगभग हो चुके हैं। उनका कहना है कि 2035 तक इसको मिटा देंगे। अब बोलिए आप। नहीं तो आपने ब्रिटिश वो ब्रिटिशर थे, आपने अपना संविधान ब्रिटिश को आधार लेके संविधान बनाया है, तो मैं समझता हूँ 2014 में उसे खत्म कर देना चाहिए था। अगर आप में हिम्मत थी और आप में, ये तो सवाल आप ही के ऊपर चला जाएगा। आप अम्बेडकर को भी अपने अपमान कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉपी कर ली थी मैकाले की। क्या नहीं, मैं अपमान नहीं कर रहा। तर्क दे रहे हैं? मैं आपको कौन सा तर्क है बता रहा हूँ। आप संविधान को भी झुठला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि संविधान को जबकि आप संविधान बचाने की बात करते हैं। आप हद किया हुआ है भाई। आप एक संविधान के ओरिजिनलिटी को खत्म कर रहे हैं। सुन लीजिए, ये कांग्रेस के नेता आप क्या बदलेंगे? अब आपको मिर्चें लग जाती हैं। बोलिए अजय जी, बोलिए टाइम पे बोलिए। अजय जी बोलिए। नहीं टोका तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि संविधान तो ये खत्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। इनके 2024 के चुनाव से पहले कि मित्रों अब की बार 400 पार, 400 दे दीजिए, हम संविधान बदल लेंगे। इनके ये नहीं कहा था और इनके एमपी कैंडिडेटों के वो थे स्टेटमेंट में आपको भेज देता हूं। अब आप सुन लीजिए, आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में किया। बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में भी करी। वो प्रधानमंत्री हैं, अपनी पार्टी के नेता हैं, बीजेपी के नेता पहले हैं, तो अपनी पार्टी को किस उद्देश्य से, झूठ से, सच से, ऊंच से, नीच से, ब्रह्मांड से, जमीन से, पाताल से चलाना है, उसकी रणनीति तो वो तय करेंगे। आपको चैनल कैसे चलाना है या दूरदर्शन तय करेगा, इसे अजय वर्मा तय नहीं करेगा। और अजय वर्मा राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और लाखों बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को कांग्रेस कैसे चलानी है वो हम तय करेंगे, आप तय नहीं करेंगे। तो इसको कोई दिक्कत है क्या?
हम अपना पक्ष तो रख रहे हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल, कि आप लॉर्ड मैकाले को नोट भी कर रहे हैं और उसके 99 बातें तो मानेंगे नहीं, अपनी सुविधा की मानेंगे, तो ये ऐसे देश नहीं चला करता। ठीक, आप परिस्थिति कौशलकांत मिश्रा जी का जवाब। और नहीं, फाइनल कर रहा हूं 10 सेकंड और फिर हाँ, कर लीजिए, फाइनल कर लीजिए। भाई तो सरकार है, ये तो राजा है, तो गॉडसे के स्वामी है। मैं ये बताना चाहता हूं कुछ भी भाई साहब, ये बताना चाहता हूं इस देश में कि अगर ऐसे अरावली के पर्वत खत्म कर दिए, दिल्ली फिर अरावली लेकर आ गए, बाकी सारे मुद्दे आप गैस का चैम्बर कुछ देर में रुकिए की कीमत भी लेके आएंगे आप, क्या रुकिए, रुक जाइए, व्यापार खत्म हो रहा है। कौशलकांत मिश्रा जी, अगले 10 साल में प्रधानमंत्री ने जो आज ये बात कही ना कौशल जी, आज पहली बार नहीं कही, इसके पहले भी प्रधानमंत्री बार बार इसका उल्लेख कर रहे हैं, तो इससे ये तो संकेत मिलने लगा है कि प्रधानमंत्री के मन में कुछ ना कुछ ठोस प्लान है इस दिशा में आगे बढ़ने का। क्या क्या कुछ हम होते हुए देखेंगे? पहले तो मैं अजय वर्मा जी के कांग्रेस की कुछ सच्चाई बता दूं। महात्मा गांधी जिनके नाम को आजकल बेच करके राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से रोहन वाड्रा का नाम नोटिफिकेशन देके चेंज करके रोहन गांधी कर दिया है, तो बेचने की ही कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं गांधी जी ने देश की आजादी के बाद 2 फरवरी 1948 में हरिजन पत्रिका में एक आर्टिकल निकला था, उनकी मौत के बाद निकला था। हालांकि ये बात उन्होंने 27 जनवरी 1948 में नोट में लिख करके कांग्रेस को भेजा था कि अब कांग्रेस की उपयोगिता खत्म हो गई, क्योंकि देश आजादी तक उसकी उपयोगिता थी, कांग्रेस खत्म हो जानी चाहिए। कांग्रेस को भंग करने की बात, हाँ, क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि उसी पे राजनीति करनी थी। जो ये कह रहे थे ना, इनके अपने पुरोधा नहीं है, उनके अपने, अरे बीजेपी पैदा ही हुई आजादी के बाद, उसकी पुरोधा आजादी के पहले कहां से आ जाएंगे? कम से कम इतनी अकल तो लगाओ भाई, ठीक है। और जहां तक रही, कम से कम बीजेपी का डीएनए प्योर हिंदुस्तानी तो है, आजादी के बाद का तो है। एओ एक्टोमियम ह्यूम का डीएनए लेकर तो नहीं घूम रहे हैं, जो आज तक अभी तक मैकाले की पद्धति पे चलता जा रहा है। कांग्रेस के संस्थापक की बात कर रहे हैं आप। ये, जी हाँ, ये कांग्रेस का कैरेक्टर है। और अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम परिवारवाद किसको कह रहे हैं, लेकिन तो फिर अजय वर्मा जी का एक तर्क है, कौशल जी, अजय वर्मा जी का एक तर्क है जो कि आपको भी मानना पड़ेगा। अजय वर्मा जी का कहना है कि कांग्रेस को कैसे चलाएं वो तो हम तय करेंगे, आप लोग थोड़े ना तय करेंगे। हमको अगर मैकाले की लाइन पसंद है तो मैकाले पर हम रहेंगे। बिल्कुल लालचंद जी, जैसे ये हमारे बारे में आलोचना करते हैं, हम इनकी आलोचना कर रहे हैं, यही तो लोकतंत्र है। इसी का तो हम सम्मान करते हैं। और जो लोकतंत्र बदलने की, संविधान बदलने की, शुक्रिया। अब समय की कमी है, शुक्रिया डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा जी, अजय वर्मा जी, विनोद जी, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। ये चर्चा दरअसल ऐसी है ना, ये बहस ऐसी है जो आगे चलती रहेगी, क्योंकि परिवारवाद हो या फिर इस तरह की व्यवस्था हो जो मैकाले की व्यवस्था कही जाती है, उसमें बदलाव, ये एक ऐसी बात है जो कि हमेशा चलती रहेगी और हम लोग इस पर आगे भी बात करेंगे जब कभी ये मुद्दा उठेगा। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है एक और ब्रेक का। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं कर्नाटक की जो उठापटक है वो बेंगलुरु से अब सीधे दिल्ली आ गई है, क्योंकि तय तो दिल्ली में होना है। कर्नाटक सत्ता संघर्ष आला कमान की सरदर्दी भी बन गया है। पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में कुर्सी संघर्ष का मामला अब दिल्ली पहुंच चुका है। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो सिर्फ आला कमान ही तय करेगा। तो अभी जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं उन्होंने भी कहा कि फैसला राहुल गांधी ही करेंगे। अब यही बात डीके शिव कुमार भी कह रहे हैं कि मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, पार्टी नेतृत्व का फैसला मंजूर होगा। लेकिन उन्होंने वचन को भी याद दिलाया कि क्या वचन दिलाया गया था 2.5 साल पहले। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 27 दिसंबर को नई दिल्ली में होने वाली बैठक में भाग लेने के लिए बुलाया गया है, लेकिन कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और अभी जो उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार हैं उनको आमंत्रण नहीं दिया गया है।
जिससे कि कांग्रेस पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व के प्रति पक्षपात के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आमंत्रण न मिलने से शिव कुमार नाराज बताए जा रहे हैं और बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में शिव कुमार ने कहा, मुझे सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है और अगर आमंत्रित किया जाता है तो मैं सीडब्ल्यूसी की बैठक में भाग लूंगा, लेकिन अब तक तो मुझे आमंत्रित किया नहीं गया है। अब जानकारी यह है कि कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। तो डीके शिव कुमार ने कहा कि मैंने तो हर क्षमता में पार्टी के लिए काम किया है और सिर्फ भाषण देने के लिए मंच को सजाने तक ही सीमित नहीं था। लेकिन अब देखना यह है कि सत्ता संघर्ष के कारण राज्य में दैनिक गतिविधि भी प्रभावित हो रही है। कर्नाटक में कांग्रेस आलाकमान कब तक इस मुद्दे को टालता रहेगा? 2.5 साल का टर्म अगर सिद्धारमैया ने पूरा कर लिया है तो शर्तों के मुताबिक तो उन्हें पद छोड़ देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि शिव कुमार जी को एआईसीसी बैठक के लिए नहीं बुलाया गया है, तो उन्होंने डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि अगर आलाकमान बुलाएगा तो मैं जरूर जाऊंगा। I don't have any plans to visit Delhi. Only if they call me, I will go. If any work is there, I will go. I am an often visitor to my national capital. Chitradurga is sorry. I think already my people, the government officials have been on the job. My district minister also, we guided him to see that immediately to attend it. We will take care of it. लेकिन कर्नाटक में जो मौजूदा गृह मंत्री हैं जी परमेश्वर, उन्होंने कहा कि कुछ होगा नहीं, बस ये सब एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। No, nothing has happened. I mean, this is all perception which they are trying to create. You know, our government is doing well, and administration, everything is going on well. No, they naturally they keep talking about this. Opposition has to say this. और राज्य में प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा के नेता एन रवि कुमार ने कहा कि सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच ये जो संघर्ष है ये तो खत्म होने ही वाला नहीं है, लगातार चल रहा है। डीके शिव कुमार टेंपल रन कर रहा है और अगर आप पूछे तो उनको बता रहे हैं मैं सामान्य कार्यकर्ता बनकर रहूंगा, ऐसा बोल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? क्या मुख्यमंत्री पद मिलने वाला नहीं है क्या? ऐसा मुझे एक अंदाजा लगता है। दूसरा, सिद्धरामैया जी 1 महीने में 4-5 बार दिल्ली जा रहा है, आ रहा है। इसका मतलब क्या है? मीन्स तो डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच में ये मुख्यमंत्री पद का झगड़ा हल होने वाला नहीं है, ऐसा लग रहा है। इसके बीच में पूरा कर्नाटका का जनता का प्रॉब्लम डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। तो ये मामला लगातार खींचता ही चला जा रहा है। ये बात सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि राज्य की जनता भी इस चीज को महसूस कर रही है, क्योंकि वहां कामकाज पर असर पड़ रहा है। ज्योति हमारी संवाददाता बेंगलुरु से जुड़ चुकी हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। मैं पहले ज्योति के पास चलता हूँ। ज्योति, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम आप ही याद कीजिए कि आपके साथ हम लोग इस मुद्दे पर कितने दिनों से चर्चा कर रहे हैं, कितने हफ्तों से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा खींचता ही चला जा रहा है। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में जो एआईसीसी की मीटिंग है उसमें कुछ फैसला हो सकता है? बेंगलुरु में इस बारे में आपको कुछ पता चल पा रहा है क्या? लालचंद जी, इतने दिनों से हम भी देख रहे हैं, जब नवंबर 20 हुआ, 2.5 साल का एग्रीमेंट का बात अभी तक चल रहा है। अगर एआईसीसी की उस एंगल में हमने देखे तो एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे अभी भी बेंगलुरु आए थे, उस वक्त भी उनका वही स्टेटमेंट दोहरा रहे थे कि यहाँ के जो लोकल लीडर्स है वो भ्रमाप पैदा कर रहे हैं, तो उनको ही सुलझाना चाहिए। अभी वो सीडब्ल्यूसी मीटिंग है, सिद्धरामैया जी आज दिल्ली जाने वाले हैं, यहाँ से रवाना होने वाले हैं, लेकिन डीके शिव कुमार को इस सीडब्ल्यूसी मीटिंग को अभी तक बुलावा नहीं आया है, उन्होंने ही कहा है। तो अभी हम यहाँ पे जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है, अभी तक तो ये नहीं लगता है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये स्टेटमेंट दिया, यहाँ की लोकल लीडर्स ही भ्रमाप पैदा किया है, उनको ही इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। उस वक्त सिद्धरामैया जी ने कहा कि राहुल गांधी ही इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। तो दूसरी तरफ डीके शिव कुमार जी थोड़ा कूल काम, बहुत साइलेंट हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मैं किसी भी पोजीशन में हूँ, मैं तो इसका पक्ष की कार्यकर्ता हूँ,
किसी भी पोजीशन में रहूंगा, लेकिन लाइफ टाइम तक मैं पार्टी वर्कर रहूंगा। लेकिन इस स्टेटमेंट के पीछे क्या है, इसका राज भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि वैराग्य की बात कर रहे हैं या ये और एक स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे जो चल रहा है ये तो AICC के लिए, मैं दोबारा लौटता हूँ आपके पास, सरदर्द बन चुका है। ठीक, दोबारा लौटता हूँ। विनोद जी, क्या कुछ इससे संकेत मिलता है कि सिद्धारमैया जी को बुलाया गया लेकिन DK शिव कुमार जी को नहीं बुलाया गया? क्या ऐसा लग रहा है कि DK शिव कुमार जी के हाथ से CM की कुर्सी दूर होती जा रही है? ऐसा संकेत मिल रहा है क्या? देखिए लालजी, जो ज्योति कह रही है, हाँ, तो सीधे सीधे ये बता रही है कि आप एक पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो छोड़िए, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। DK शिव कुमार को अगर AICC की मीटिंग में नहीं बुला के अगर सिर्फ CM को, सिद्धारमैया को बुलाया जा रहा है, तो उसके एक वजह मैं ये देख रहा हूँ कि DK शिव कुमार के, सिद्धारमैया जो CM है, वो AICC में OBC सेल के उनको अभी ये बनाया गया, बिल्कुल थोड़े दिन पहले, आपको याद होगा। तो मुझे लगता है कि शायद उसकी जिम्मेदारी में कांग्रेस पार्टी थोड़ा उनको और भूमिका बढ़ाए, क्योंकि उनको अगर आपको एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर को वहां से हटा के अगर बड़े पद में आपको देना है, तो AICC में उनको इस तरह के लिए कहा जाएगा कि भाई एक पूरा OBC जो आपका मोर्चा है उसमें आपको एक पूरा जिम्मेदारी आपको दी जाती है जी। लेकिन अभी भी उसमें पूरी जिम्मेदारी नहीं है, डिप्टी ही शायद है, जहां तक हमने देखा था कि जब उनका नाम का ये हुआ था उसमें ऐलान। सवाल उससे इंपॉर्टेंट ये है कि आप राहुल गांधी को जो एक ख्वाब दिखा रहे हैं जातीय जनगणना के बाद और जातीय समीकरण के बाद, और उसके बाद जो कर्नाटक की स्थिति बदली है उसके बाद, तो कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल ये है। आलाकमान तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह चुके हैं कि भाई ये राहुल आलाकमान तय करेंगे, स्थिति साफ है। तो वो साफ है कि तय करना आलाकमान मतलब राहुल गांधी को है। तो अगर आप 1 साल 2 साल के बाद जब इलेक्शन में जाते हैं, तो क्या ये फेस आपका DK शिव कुमार होंगे या फिर फेस आपके यही आपका सिद्धारमैया होंगे, ये बात भी AICC में तय करना जरूरी होगा। ठीक, ज्योति आपसे एक सवाल चलते चलते कि ये जितना ये रस्साकशी चल रही है, बीजेपी भी कह रही है कि ये तो खींचता ही जा रहा है लगातार, लोगों से भी आपकी बात होती होगी, लोगों पर भी तो इसका असर पड़ता होगा कि देखिए इन दोनों के बीच खींचतान चल रही है और बहुत सारे काम ठप पड़े हुए हैं, ऐसा है क्या वहां पे? वाकई यहाँ पे वैसा सिचुएशन है। लोगों को एक निरीक्षा थी, एक्सपेक्टेशन थी, जब वो 5 गारंटी के ऊपर उन्होंने सरकार रचाया, लेकिन डेली लोगों के साथ मैं बात करती हूँ तो वो भी यही कहते हैं कि दिन में ये क्या चलता रहा है, सत्ता संघर्ष, या ये लोग हमारे लिए आए हैं, उनके कुर्सी के संघर्ष ही चल रहा है। यहाँ के बेंगलुरु में अगर हम देखे जाए तो यहाँ की पॉटहोल प्रॉब्लम्स है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स है। अगर बेलगम सेशन में भी ऐसा कुछ बड़ा बदलाव नहीं आया है, CM सिद्धरामैया कुछ पैकेज घोषणा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये बात सच है। और एक बात कहना चाहती हूँ, इसी जनवरी 25 में अहिंदा समावेश भी करने जा रहे हैं। कांग्रेस के जो लीडर्स है उनका एक पावर शो करने के लिए, मतलब हाईकमांड को ये प्रेशर डालने के लिए, दबाव डालने के लिए अहिंदा समावेश करने जा रहे हैं, क्योंकि सिद्धरामैया जो है अहिंदा लीडर है जैसे ही एमर्ज हुआ है। तो अगर अहिंदा समावेश के द्वारा वो हाईकमांड को और एक सिग्नल देने जा रहे हैं, अगले साल जनवरी 25 को ये अहिंदा समावेश करने की एक तैयारी भी यहाँ पर चल रही है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है 2023 में कर्नाटक के लोगों ने कितना बड़ा बहुमत दिया था, कितनी उम्मीद के साथ दिया था, ये सब करने और ये सब देखने के लिए तो नहीं दिया था। शुक्रिया ज्योति, शुक्रिया विनोद जी आपका भी जुड़ने के लिए इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम बात करेंगे एक और बड़ी खबर की, और वो बड़ी खबर चिंताजनक खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश है, जहां हिंदुओं पर अत्याचार लगातार हो रहा है। बांग्लादेश में लगातार बढ़ता जा रहा है अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार। 1 सप्ताह के अंदर ही दूसरे हिंदू युवक की कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी, पीट पीट करके। राजबाड़ी बांग्लादेश में जगह है, वहां 29 साल के सम्राट मंडल, उसको घेर करके भीड़ ने मार डाला। इससे पहले आपको याद होगा दीपू चंद्र दास, उनकी भी कट्टरपंथियों ने सरेआम हत्या कर दी थी, जला दिया था। अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार हिंसा का आरोप यूनुस सरकार पर लग रहा है, और बांग्लादेश की जो निर्वासित प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना है, जो इन दिनों भारत में ही है, उन्होंने इस मामले पर मोहम्मद यूनुस की सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा गैर मुसलमानों के खिलाफ अकल्पनीय अत्याचार हो रहा है। यूनुस सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यकों को बेरहमी से मार डालने जैसी भयावह घटनाएं हो रही हैं, ये शेख हसीना ने कहा है।
इन सब के बीच यह मामला पश्चिम बंगाल में भी बहुत ही चर्चा में है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दीपू के पिता को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। दरअसल उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए दीपू चंद्रदास के पिता से बातचीत की शुभेंदु अधिकारी ने, और लगातार इस मामले को लेकर ज्ञापन भी दे रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर शुभेंदु अधिकारी इस मुद्दे पर लगातार सक्रिय हैं। लेकिन सवाल यह भी उठ रहे हैं कि बाकी पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया है। तो इसी क्रम में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का कहना है कि सरकार क्या कर रही है, इसकी कोई जानकारी उन्हें है नहीं। लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और चिंता का विषय है। सरकार क्या कदम उठा रही है, सरकार कैसे तलब कर रही है बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को, वो हमें जानकारी नहीं है। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है कि वहां माइनॉरिटीज पर हमले हो रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी और कांग्रेस बांग्लादेश को लेकर चुप रहेंगी, क्योंकि ये तो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। तुष्टीकरण का राजनीति मुस्लिम वोट बैंक को ठीक रखने के लिए वो हिंदू जब अत्याचारित होता है बात नहीं बोलता है, और जब गाजा में बम पड़ता है तब मिছিল करता है। कलकत्ता में पाकिस्तान में जब भारत ऑपरेशन करता है युद्ध होना है, शांति चाहिए बोलता है। और जब बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर अत्याचार, हिंदू महिला के ऊपर बलात्कार होता है, तब कोई मिছিল है लोग का, टीएमसी का मिছিল, सीपीएम का मिছিল, कांग्रेस का मिছিল आप नहीं दिखाई देता। सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी से, जो हमारे साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत, सबसे पहले तो यही बताइए कि देखिए ये दूसरी हत्या, और आई एम श्योर कि आपके पास जो है बांग्लादेश से बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही होंगी जिसमें कि अत्याचार, आगजनी, तोड़फोड़, कई घटनाओं की खबरें आ रही हैं और आप तक वो जरूर पहुंच रही होंगी। इस समय के हालात कैसे हैं, पहले तो यही बताइए। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है पूरे बांग्लादेश की। बताया ये जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये जो परिस्थिति है ये पैदा किया गया है, क्योंकि वो चारों तरफ की दबाव से 12 फरवरी की जो चुनाव की दिन घोषणा किए हैं, उस दिन को किसी तरह से टालने की कोशिश में है मोहम्मद यूनुस, और इसी तरह से उन्होंने इस तरह की एक स्थिति पैदा करने की कोशिश में है कि एक तनाव है, एक मोबोक्रेसी है, इस मोबोक्रेसी में चुनाव नहीं हो सकता है, ऐसा स्थिति पैदा कर दे तो उनका कम से कम जो राज है वो राज अगले कई महीनों तक, कई सालों तक चलते रहे। तो ऐसा उनकी स्ट्रेटेजी है, लोगों का कहना ऐसा है। लेकिन जिस तरह से दीपू को मारा गया है, जिस तरह से उसके बाद मंडल जी को मारा गया है, उनका जो खौफनाक वीडियो पूरे दुनिया में फैल गया है, वो किसी एक इंसान का मौत नहीं है। वो देखकर लोगों को लगता है कि पूरे दुनिया में एक खौफ पैदा करना, ये लोगों का एक कोशिश बांग्लादेश में किया गया है। तो इसीलिए ये सिर्फ माइनॉरिटी को मारना नहीं है, ये माइनॉरिटी की समाज के अंदर खौफ पैदा करना है, ये लोगों का कहना है। और इसीलिए ये काफी जरूरी है कि इसके खिलाफ आवाज उठाना, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे किसी जगह पे हो। बलाल चांद जी, शुभेंदु अधिकारी ने डिप्टी हाई कमिश्नर से मुलाकात भी की है दादा? हाँ देखिए, नहीं अभी तक वो आज जाने वाले हैं, 26 तारीख है। हमारे रिपोर्टर वहां पे है बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमीशन के सामने, सौरभ भी है, जयमाल्लो है, दोनों है। अगर ऐसा होता है तो तुरंत हम ये बिल्कुल आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए। लेकिन जी आप कुछ जोड़ दीजिए, जल्दी से जोड़ना चाहते हैं जोड़ दीजिए कुछ सेकंड में। मैं जल्दी से ये बता दूं कि शुभेंदु के बात के साथ काफी सहमत है कि गाजा की घटना के बाद जिस तरह से वामपंथियों ने कोलकाता में आवाज निकाले थे, अभी तक आज तक एक भी आवाज बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश की हिंदुओं के बारे में वामपंथियों की तरफ से हमें सुनाई नहीं दिया। बिल्कुल सुनाई भी नहीं पड़ा है और किसी अखबार में लेख भी नहीं दिखाई पड़ा है। बहुत बड़ी नेता ने लेख लिखा था। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिलहाल आगे हम अपडेट लेते रहेंगे और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।